दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सार क्या है या फिर सार लेखन क्या है या फिर प्रेसिस राइटिंग क्या है। ठीक है, इसे लिखने की प्रक्रिया और महत्व का वर्णन कीजिए। सार का मतलब होता है प्रेसिस। जो हम लोग गद्यांश हम लोग को लिखने के लिए देता है तो वहां पर हम लोग एक और चीज लिखने के लिए देता है प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, जिसको बड़ा वाला चीज को छोटा करके लिखना होता है। तो वो सार क्या होता है, इसे लिखने की प्रक्रिया क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि लेखन और अध्ययन की प्रक्रिया में अक्सर किसी लंबे लेख, भाषण, रिपोर्ट या पुस्तक की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। लेखन और अध्ययन की प्रक्रिया में अक्सर किसी लंबे लेख को, किसी भाषण को, रिपोर्ट को या फिर पुस्तक की जो मुख्य बात होती है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होता है। जब किसी विस्तृत विषय की महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो उसे सार या फिर प्रेसिस कहा जाता है। तो उसी को सार लेखन या फिर प्रेसिस कहा जाता है। हम आपको शुरू में बताया कि जो इतना लंबा आपको गद्यांश दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि छोटा करके लिखो, जहां पर आप आंसर को लिखते हैं तो उसी को प्रेसिस राइटिंग कहा जाता है। सार लेखन से पाठक को बिना पूरा पढ़े उसके मुख्य विचारों की जानकारी मिल जाती है। सार लेखन से क्या होता है, बिना पाठक के उस विषय को पूरा पढ़े हुए भी उसके बारे में पता चल जाता है। इसलिए शैक्षणिक लेखन, प्रशासनिक कार्यों और अध्ययन में सार का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो शैक्षणिक लेखन होता है या फिर जो अध्ययन, उसमें क्या होता है तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। आगे हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं, क्योंकि अर्थ को लिखना जरूरी है। तो सार का अर्थ क्या लिख सकते हैं हम लोग, छोटा सा अर्थ लिखना पड़ेगा आपको। कहा जा रहा है कि सार का अर्थ है किसी विस्तृत लेख, विवरण, भाषण या विचार के मुख्य भावों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। किसी भी विस्तृत लेख को, विवरण को, भाषण को या फिर किसी भी विचार के भावों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना ही सार कहलाता है। अंग्रेजी में इसे समरी या प्रेसिस कहा जाता है। कहीं पर इसको समरी कहा जाता है या फिर इसको प्रेसिस भी कहा जाता है। तो प्रेसिस राइटिंग या फिर समरी दोनों ही कहा जाता है। और आसान शब्दों में अगर इसको आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कम से कम शब्दों में किसी विषय की पूरी और मुख्य बात स्पष्ट रूप से लिख देना ही सार कहलाता है। ठीक है, कम से कम शब्दों में किसी विषय की पूरी बात को, उसकी मुख्य बातों को स्पष्ट तरीके से लिख देना ही सार कहलाता है। सार लिखते समय मूल पाठ की मुख्य भावना और विचारों को बनाए रखा जाता है, लेकिन अनावश्यक विवरण, उदाहरण और अलंकारिक भाषा को हटा दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो अलंकारिक भाषा है या फिर जो अनावश्यक विवरण है, उसको हटा दिया जाता है। सामान्यतः सार की लंबाई मूल पाठ के लगभग 1/3 के बराबर होती है। और जहां पर अगर कह सकते हैं कि 3 लाइन का कोई सार गद्यांश लिखा हुआ है तो उसको 1 लाइन में लिख देना ही सार कहलाता है। ठीक है, मतलब 1/3 भाग को सार कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सार लिखने की प्रक्रिया क्या है, इसकी विधि क्या है, किस तरह से सार लेखन किया जाता है। एक अच्छा और प्रभावी सार लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना आवश्यक होता है। एक अच्छा और प्रभावी सार लिखने के लिए क्या कहा जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना आवश्यक होता है। पहला है मूल पाठ का गहन अध्ययन। अगर आप मूल पाठ का गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो कैसे सार को लिख पाएंगे, जब तक आपको विषय का पूरा जानकारी नहीं रहेगा। जब किसी विषय में पूरी आपको समझ होती है, जानकारी होता है, तो आप उस चीज को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, अच्छे से क्या तो बता पाते हैं और लिख पाते हैं कम से कम शब्दों में। तो मूल पाठ का गहन अध्ययन होना चाहिए। सार लिखने का पहला चरण है दिए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो भी आपके पास गद्यांश दिया गया, जो भी आपके पास पाठ दिया गया, उसको अच्छे से पढ़ लेना। सामान्यतः पाठ को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि उसके मुख्य विचार, उद्देश्य और भाव को सही ढंग से समझा जा सके। जब उस पाठ को आप लोग 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है, कहानी क्या है, और उस चीज को आप आंसर में लिख पाते हैं, उसका सार लेखन कर पाते हैं। तो मूल पाठ का गहन अध्ययन करना जरूरी है। ये क्या है तो एक तरीका है, एक विधि है सार लेखन का। दूसरा है मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। जो ये मुख्य बिंदु है उसका पहचान करके टिक टिक लगाना। आप लोग को पता होगा जब प्रेसिस राइटिंग आप लोग के लिए करने के लिए कहा जाता है तो आप लोग जब गद्यांश को पढ़ते तो वहां पर क्या है तो बिंदु बिंदु लगा देते होंगे, कोमा कोमा लगा देते होंगे, ताकि जब हम लोग आंसर को लिखे तो वहां से देख देख करके आराम से लिख पाए। ठीक है, तो मुख्य बिंदुओं की पहचान करना भी जरूरी है। पाठ को पढ़ते समय उसमें मौजूद महत्वपूर्ण विचारों, तथ्यों और तर्कों को पहचानना चाहिए। इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने से सार लिखते समय उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। अगर आप उसको रेखांकित कर देते हैं या फिर उसको बिंदु दे देते हैं, कॉमा दे करके अलग कर लेते हैं, तो जब आप आंसर को लिखना चाहेंगे, जब आप सार को लिखेंगे तो तुरंत तुरंत आपको वो चीजें मिल जाएगी। तो मुख्य बिंदुओं की पहचान करना भी जरूरी है। जिससे जो इसका विधि है वो है अनावश्यक अंशों को हटाना, अनावश्यक अंशों को हटा देना। सार लिखते समय उन सभी बातों को हटा दिया जाता है जो विषय की मुख्य भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक नहीं होती। सार लिखने के लिए क्या है तो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका भाव प्रकट करने के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हटा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण, अलंकारिक भाषा हो गए, मुहावरे हो गए, दोहराव हो गया, ये सब क्या है अत्यधिक विवरण, ये सब क्या है तो सब कुछ को हटा दिया जाता है।
मतलब अगर बहुत सारा उदाहरण दिया जा रहा है हर बात पर तो उसको हटा दिया जाएगा, जो अलंकारिक भाषा है उसको हटा दिया जाएगा, अगर बार बार मुहावरा कहा जा रहा है फिर उसका मतलब निकाला जा रहा है फिर उसको उदाहरण दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों को हटा करके क्या है तो एक ही बार सब कुछ क्लियर से लिख दिया जाता है, किसी चीज को दोहराना नहीं चाहिए। अगर इसका विधि है अपने शब्दों में प्रारूप तैयार करना, अगर किसी भी चीज का अगर आप अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तैयार करते हैं तो वो कम से कम शब्दों में रहेगा। मुख्य बिंदुओं को चुनने के बाद उन्हें अपने शब्दों में संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। सार लिखते समय मूल पाठ की नकल नहीं करनी चाहिए, जो मूल पाठ होता है उसका नकल, जैसे कि यहाँ पर लाइन से लाइन यहाँ पर लिखा है, आप कॉमा देकर के यहाँ से रखे थे, तो ऐसा नहीं कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था उसी को लिख दीजिए, इस चीज को आप पढ़िए और खुद से अपने बना के लिखिए, तो इसको बोलते हैं विधि। बल्कि उसकी भावना को बनाए रखते हुए नई भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो वो कहना चाह रहा है उस चीज को आप कहिए, लेकिन अपनी तरीके से कहिए। पांचवा जो इसका पॉइंट है वो है शब्द सीमा का ध्यान रखना, शब्द सीमा का ध्यान रखना, ये सब क्या है तो सारे विधि हैं सार लेखन के लिए। सार हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, सामान्यतः इसकी लंबाई मूल पाठ की लगभग 1/3 होती है, इससे सार संतुलित और स्पष्ट बना रहता है। तो सार का जो कह सकते हैं लंबाई होता है वो 1/3 होता है, मतलब अगर कोई भी चीज 6 लाइन में लिखा हुआ है तो उसको 2 लाइन में लिखना रहता है। अगले इसका विधि है वो है उपयुक्त शीर्षक देना, उपयुक्त शीर्षक देना। जब आप सार लेखन करते हैं तो आपको एक टाइटल भी देना रहता है, ठीक है, एक शीर्षक भी देना रहता है, ताकि पता चले कि किस विषय में लिख रहे हैं और आप लिखना क्या चाहते हैं। सार लिखने के बाद पूरी विषय की मुख्य भावना को दर्शाने वाला एक छोटा और उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक से पाठक को विषय का संकेत मिल जाता है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं और क्या लिखने वाले हैं। तो उपयुक्त शीर्षक देना भी क्या है, इसका एक विधि है, इस तरह से सार को लिखा जाता है। सातवां जो इसका विधि है वो है अंतिम संपादन और जांच। जब आप लिख लेते हैं सब कुछ तो एक बार क्या उसको जांच करना चाहिए, पढ़ के देखना चाहिए। अंत में सार को पुनः पढ़कर यह देखना चाहिए कि सही मुख्य विचार सही रूप से शामिल हैं या फिर नहीं। साथ ही भाषा की स्पष्टता और क्रमबद्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए, जो भी आपने लिखा क्या वो सही तरीके से लिखा हुआ है, जब वो पाठक पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा, इन सब चीजों का भी आपको क्या करना, देख लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। तो ये कुछ विधि थे सार लेखन के। आगे हम लोग देखते हैं सार लेखन का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि इसका विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सार लेखन का क्या महत्व है, पहला है समय की बचत। अगर आप सार लेखन करते हैं तो पाठक का टाइम बचता है, जो पढ़ने वाला उसका समय बचता है, अनावश्यक चीजों को उसको नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ जो काम का बात है उसी को पढ़ना रहता है, तो समय का बचत होता है। सार पढ़ने से किसी लंबे लेख या रिपोर्ट की मुख्य जानकारी कम समय में प्राप्त हो जाती है। इससे पाठक को पूरे विषय का सार जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये पहला काम होता है कि समय की बचत हो जाती है, ये क्या है तो सार का महत्व है। दूसरा जो सार लेखन का महत्व है वो है विषय को समझने में सहायता, विषय को समझने में सहायता करता है। सार के माध्यम से किसी विषय की मुख्य बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं, इससे जटिल विषय भी सरल और समझने योग्य बन जाते हैं। इससे क्या है जो भी जटिल विषय है, क्योंकि आप उसको अपने भाषा में लिखें, साफ साफ लिखें और जो काम का चीज है सिर्फ उसी को लिखें, तो इससे क्या है जो जटिल विषय है वो भी सरल और समझने योग्य बन जाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। सार लेखन से विद्यार्थियों की समझने, विश्लेषण करने और विचारों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका क्या है बौद्धिक विकास भी होता है, स्टूडेंट का बौद्धिक विकास भी हो पाता है, क्योंकि वो खुद से सोच सोच के लिखता है तो दिमाग उसका बढ़ता है, विश्लेषण करने का क्षमता बढ़ता है और विचारों में संक्षिप्त आता है, मतलब विचार भी तेज होते हैं किस तरह से लिखा जा सके। तो बौद्धिक विकास भी होता है। चौथा जिसका महत्व है लेखन कौशल का विकास करना। तो लोग जो लेखन कौशल उसका भी विकास होता है। सार लिखने की प्रक्रिया से भाषा की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। भाषा की स्पष्टता भी बढ़ती है और अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इससे विद्यार्थियों का लेखन अधिक प्रभावी और सुसंगठित बनता है। तो लेखन कौशल का भी विकास हो जाता है इससे। अगला जिसमें महत्व हम लोग देखते हैं वो है प्रशासनिक और व्यावसायिक उपयोग। प्रशासनिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। कार्यालयों और संस्थानों में लंबी रिपोर्टों, फाइलों और दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अक्सर उनका सार तैयार किया जाता है। क्या तो जो भी कार्यालय होते हैं, संस्थान होते हैं, वहां पर लंबे लंबे रिपोर्टों को पेश किया जाता है, फाइलों को पेश किया जाता है। तो उन सब दस्तावेजों को पढ़ने के लिए क्या है तो एक सार तैयार कर लिया जाता है कि वहां पर क्या लिखा था और इसका मतलब क्या था। तो सार को पढ़ के क्या है तो अधिकारियों को पता चल जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे अधिकारियों को कम समय में निर्णय लेने में सुविधा होती है। तो जब सार को पढ़ के आपको पता चल जाए किस विषय में है, क्या कहना चाह रहा है, तो आप कम समय में निर्णय ले सकते हैं। अगले इसका महत्व है स्मरण शक्ति में वृद्धि। स्मरण शक्ति में वृद्धि होता है। किसी विषय का सार तैयार करने से उसकी मुख्य बातें लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप किसी चीज को अपने से लिखते हैं, सोच सोच के लिखते हैं, तो आपने क्या लिखा है उस बात को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जिससे अध्ययन अधिक प्रभावी बनता है। ठीक है, तो जो स्मरण शक्ति उसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग लिख लेंगे।
निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि सार लेखन शैक्षणिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार लेखन जो वो शैक्षणिक भी और व्यवहारिक दोनों तरीके से क्या है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह किसी बड़े विषय के रूप में विचारों को संक्षेप, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की कला है। सार के माध्यम से समय की बचत होती है, विषय को समझना आसान हो जाता है और विद्यार्थियों की बौद्धिक तथा लेखन क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को सार लेखन की कला सीखना आवश्यक है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सार लेखन की कला सीखना आवश्यक है। और ये जो आपका विषय यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस मेजर 16 जो आपका विषय रखा गया है सेमेस्टर 7 में, इसीलिए रखा गया है ताकि अब आगे चल के जो आपका रिसर्च होने वाला है उसमें अच्छे से कमांड रहे, आप अच्छे से सीख सके किस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपका थीसिस लिखना हो, चाहे एकेडमिक राइटिंग हो, कुछ भी लिखने के लिए दे सकता है, किसी पर रिपोर्ट लिखने दे सकता है, ठीक है, साहित्य लिखने के लिए दे सकता है। तो इन सब चीजों को आगे आप पढ़ेंगे, जिसके कारण अभी इन सब चीजों को आपको सिखा दिया जा रहा है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। सार किस तरह से लिखा जाता है, शैक्षणिक लेखन क्या होता है, सिनोप्सिस क्या होता है, ठीक है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, शैक्षणिक ईमानदारी क्या होता है, इन सब बातों को पहले आपको सिखा दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।